हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हम लोग देख रहे हैं। सो यहाँ पर तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मतलब होता है प्रैक्टिस, बिल्कुल किसी आइडिया को प्रैक्टिस करना, रियलाइज करना, उसको एक्सरसाइज करना। जैसे कि उन्होंने बात की थी एजुकेशन प्रैक्टिस की। ओके, तो इसमें हम लोग जो है एजुकेशन के माध्यम से उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं, समाज सोसाइटी में बदलाव करने के लिए, चेंज करने के लिए, राइट। तो किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, मतलब किन्होंने इस कंसेप्ट का यूज किया था, कॉन्सेंट्रेशन का, ऑफ प्रैक्टिस, एजुकेशन प्रैक्टिस? एनीबडी? पॉलो फियरी, बिल्कुल पॉलो फियरी के द्वारा इन्होंने डिस्कस किया था पेडागोजी के बारे में, कि जो पेडागोजी है प्रेजेंट टाइम में वो बेसिकली बेस्ड है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, वही एग्जाम में आता है, राइट। वो स्किल्स हम यूज नहीं कर सकते हैं सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। तो इन्होंने बात की थी एजुकेशन प्रैक्टिस की, कि हम ऐसी एजुकेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे जिसका हम यूटिलाइजेशन कर पाए, उसको हम प्रैक्टिस में ला पाए सोसाइटी को बदलाव करने के लिए। ओके, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अवेयर करना, अवेयरनेस, एजुकेट करना। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कंसेप्ट दैट अपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कौन सी कॉन्फ्रेंस में या रिपोर्ट में जो है पहली बार इसको देखा गया था, इस कंसेप्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? UN Conference on Environment and Development, Brundtland Report, UN Conference on Human Environment, World Summit on Sustainable Development। 85 का क्या होगा? पहली बार 1987 में। ओके, ये ब्रिंटलैंड रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और वहां पर उन्होंने बात की थी कि कैसे जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, ओके, उसको कैसे हम रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। Who founded the Industrial Area Foundation as an organization dedicated to the social and economic empowerment of the working class, poor and people and poor? ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं थ्योरी में, मैंने बताया था कि किसके द्वारा इस संस्था को बनाया गया था। बेसिकली एक काइंड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम था कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, राइट, वर्किंग क्लास है, उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं इकोनॉमिकली, सोशली। क्वेश्चन नंबर 86, दैट इज शॉल एंड स्की। सेकंड विल बी राइट आंसर। ओके, इनकी क्या थ्योरी थी, शॉर्ट में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शॉल एंड स्की की एनीबडी? जो भी पता है थोड़ा बहुत इनके बारे में बताइए। कन्फ्लिक्ट से चेंज होगा। ओके, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन के माध्यम से जो है हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। इनका फोकस था कि कम्युनिटी के अंदर जो है बड़े स्केल पर जब लोग मोबिलाइज करेंगे, एक साथ होंगे, तो जो बदलाव कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है लोगों के पास, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। ओके, और पावर कैसे डेवलप होगा? थ्रू दी कन्फ्रंटेशन, थ्रू दी कन्फ्लिक्ट,
ओके, वो पावर डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे और उसके माध्यम से समाज के अंदर चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। डिससेटिस्फैक्शन, बट पावर नहीं होने से दिक्कत होती है। ओके, गरम दल का नेता, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि ये जो है शोलंस्की है गरम दल के नेता, और फॉलो फेरी नरम दल के नेता है। वो एजुकेशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। ये बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, डिससेटिस्फैक्शन, या किसी न किसी रूप से फ्रिक्शन करके, डेवलप करके जो है बदलाव करेंगे। हाँ, ओके, सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। Question number 87. A sampling method in which units are selected from the sampling frame according to the fixed interval is called as. कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसी प्रकार का क्वेश्चन एक जो है एग्जाम में आया था मेरे, आज मेरा एग्जाम था, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन थे। सैम्पलिंग मेथड इन विच ऑल, क्या एग्जाम था सर? एक्चुअली पीएचडी में अब जब 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कोर्स वर्क जो कंप्लीट हो जाता है ना, तो कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम आपका होता है, इसको पास हो जाने के बाद ही आप जो है रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है, सेमिनार होता है। ओके सर, आपने 100% राइट किया होगा। लेकिन उसमें सभी सब्जेक्ट थे ना, रिसर्च केवल नहीं था, रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, और बाकी के जो कोर्स वर्क के सब्जेक्ट होते हैं वो भी थे। सभी ये क्वेश्चन आए थे, रिसर्च के क्वेश्चन कर दिए थे। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। आई थिंक जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे उनको पता होगा, 1 साल के बाद जब जो कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है। बाकी सब्जेक्ट जैसे कि मैंने जो लिए हुए सब्जेक्ट थे मेरे मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे एक तो आपका सोशल चेंज था, जो हम लोग पढ़ते हैं। सोशल चेंज में बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, किस प्रकार से समाज के अंदर बदलाव होता है। ओके, डायलेक्टिकल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वन डायरेक्शन थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये सभी थ्योरी आई हुई आती है। ओके, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी, सोशल चेंज एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा ट्राइबल डेवलपमेंट, ओके, और इन्वायरमेंट, इस प्रकार के 3, 4, 5 सब्जेक्ट होते हैं। यस, ग्रुप वर्क केस सारे होंगे ना? नहीं नहीं, ग्रुप ये नहीं है, बाकी नहीं नहीं। एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है ना, टॉपिक के अनुसार आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। सर आप अच्छे समझाते, आई थिंक आप ही टॉपर हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली पीएचडी में टॉपर नहीं होते कोई भी, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, आपको क्रेडिट मिलते हैं। ओके, और चूंकि सबका अपना अपना अलग अलग टॉपिक होता है ना, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे जो आपके गाइड होंगे, ओके, वो उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता पीएचडी में कि सब लोग एक ही जैसा क्वेश्चन, सबका अलग अलग पेपर होता है। ओके, मेरे टॉपिक के अनुसार मेरे सब्जेक्ट अलग हैं, मेरा जो कलीग है उसका जो टॉपिक होगा उसके अनुसार उसके टॉपिक होंगे, उसके सब्जेक्ट होंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं 5 सब्जेक्ट, जिसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन होता है सभी के लिए, और बाकी के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। गाइड सर कोई भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं होंगे, आपको चूज करना होगा। या तो आप चूज करेंगे, या तो जो है कॉलेज या जो डिपार्टमेंट होता है वो गाइड जो होते हैं वो आपको चूज करेंगे। ओके, जब जैसे इंटरव्यू होगा ना, तो जो गाइड होंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनको अगर आप मतलब पसंद आ गए, आपने जो क्वेश्चन आंसर दिए, जैसे भी आपके मार्क्स आए, तो आप वो ले सकते हैं अपने अंडर। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज हाइपोथेसिस मैंडेटरी? कहाँ पर हाइपोथेसिस मैंडेटरी होता है? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। सो डी विल बी राइट आंसर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और कहाँ पर हाइपोथेसिस हम यूज नहीं करते, या जरूरत नहीं होती है, या रिक्वायर्ड होता है तभी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं? एनीबडी? क्वालिटेटिव में, बिल्कुल। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी में जो है, क्वांटिटेटिव में नहीं, क्वालिटेटिव में होता है। क्वांटिटेटिव में तो हम लोग जो है हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं ना, वो डिडक्टिव अप्रोच होता है हमारा, है ना। इंडक्टिव अप्रोच
क्या काम होता है, इसका फोकस होता है कि हम एक नई थ्योरी को डेवलप करते हैं, जबकि जो डिडक्टिव अप्रोच होती है वहां पर हम पहले से जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ओके, तो आपका फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर आपको बताना है रिसर्च कौन सा है, रिसर्च होगा is a strategy of inquiry in which researchers study the life of individuals, ask them to provide story about their life, which is then often retold and restored by him. यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है, रिसर्च स्टडी, जहाँ पर एक रिसर्चर किसी से उसके लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर पूरी की पूरी कहानी को अपनी भाषा में रिटोल्ड करेगा या रीस्टोरी करेगा, उसको हम बोलेंगे एथनोग्राफिक या फिनोमेनोलॉजिकल नैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट देन ऑफन रीटोल्ड और रीस्टोरीज, इसका मतलब क्या है, नरेशन हो रहा है। ओके, स्टोरी का नरेशन किया जा रहा है रिसर्चर के द्वारा, जो कि किसी पर्सन की लाइफ है उसके बारे में जानना, उसकी पूरी स्टोरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना लाइफ के बारे में, देन उसको रिटोल्ड करना in their one language, that is called narration, narrative analysis. Okay, and what is the meaning of phenomenological study? Anybody? Context कोई भी, phenomenological study का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना। ओके, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं लोगों के अनुभव को, एक्सपीरियंस को। ओके, कि किसी फिनोमेना को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर के लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज को हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। और एथनोग्राफिक स्टडी का मतलब क्या होता है, एथनोग्राफिक स्टडी होल एनवायरनमेंट एंड पास्ट की स्टोरी टू टेक पार्ट इन ऑर्डर टू स्टडी द कल्चर। देखिए, एथनोग्राफिक स्टडी आपने सब्जेक्ट सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी। ओके, वहां पर हम जनरली स्टडी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आदिवासी समुदाय, ट्राइबल एरिया है, तो उनकी हम अगर हम सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन को जानना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, राइट, उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेशली लोगों की लाइफ को लेकर के हम बात करते हैं, उनके जैसे कस्टम, कल्चर, इन सब को लेकर के हम स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर का, उनके लाइफ स्टाइल का, कैसे वो रहते हैं, कैसे जीते हैं, लाइफ स्टाइल कैसी है, बिहेवियर कैसा है, वो सब चीज़ को जो है अंडरस्टैंड करेंगे हम थ्रू दी एथनोग्राफिक स्टडी। ओके, सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 90, procedure are those in which researcher seeks to elaborate on or expand on the findings of one method with the another method। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर मेथड जो यूज करते हैं, जहां पर रिसर्चर दोनों ऐड कर सकता है। ओके, दोनों मेथड का यूज करता है फाइंडिंग्स को निकालने के लिए। मिक्स मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, मिक्स मेथड, बिल्कुल, इसका हम यूज कर, जहां पर हम दोनों मेथड के यूज कर लेते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, दोनों को लिंक कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हम लेते हैं, फिर जो है उसके माध्यम से कंक्लूजन निकालते हैं। तो मिक्स मेथड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 90 का बी, सीक्वेंशियल मिक्स मेथड क्यों नहीं होगा सर? बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंशियल मिक्स मेथड कहाँ यूज करते हैं? सी होगा। देखो, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि बेसिकली पहले कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सी होगा। प्रोसीजर दैट आर दोज इन विच रिसर्चर सीक्स टू एलैबोरेट on or expand on which findings of one method and with another method। एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल मिक्स मेथड जो होता है उसका काम क्या होता है? शुरुआत में हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके, फिर हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं।
फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। देखो ये मैंने बताया था वहाँ पर जब मिक्स मेथड की हम बात कर रहे थे कि कैसे किस सीक्वेंशियल मेथड में हम किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ओके, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसका शॉर्ट भी बताया था किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 आपको बताने कौन सा वेरिएबल होगा। इज नॉट एक्चुअली मेजर ऑब्जर्व इन अ स्टडी, इट एग्जिस्ट बट इट्स इन्फ्लुएंस कांट बी डायरेक्टली डिटेक्ट। उसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। ओके, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल। विच ऑप्शन विल बी राइट? जब स्टडी की जाती है तो उसको हम जनरली मेजर नहीं करते, उसको ऑब्जर्व नहीं करते बोल सकते हैं। ओके, बट लेकिन वो एग्जिस्ट करता है और उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस जो है डायरेक्टली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस होता है। विच ऑप्शन विल बी राइट? ऑप्शन नंबर डी, कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? दैट इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल। ओके, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को या हमारी स्टडी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, और ये जो रिजल्ट आने आने वाला होता है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट करता है, कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ जाता है इसकी वजह से, जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल है, प्लांट ग्रोथ में सनलाइट। ओके, आउटसाइड वेरिएबल का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जैसे अल्कोहल जो यूज करते हैं, सो दैट द पॉसिबिलिटी फॉर लंग कैंसर। ओके, आउटकम क्या होगा? लंग कैंसर। और एक्सपोजर किसका है? अल्कोहल का। ओके, सो यहाँ पर मान लीजिए स्टडी की जा रही है कि जितने मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन जो है अल्कोहल यूज करते हैं, कितनों को इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है लंग कैंसर को लेकर के। और लेकिन ऐसे लोग जो कि अल्कोहल यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग भी करते हैं। ओके, चूंकि स्मोकिंग इसका पार्ट नहीं स्टडी का, लेकिन वो तो इन्फ्लुएंस करेगा करेगा पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं वो जनरली स्मोकिंग भी करते हैं। सो स्मोकिंग इज द काइंड ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो कि स्टडी का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंफाउंडिंग वेरिएबल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 91। Question number 92. Which of the following are to be considered while deciding the sample size in the qualitative research? Saturation, heterogeneity of population, scope and space, specificity of the research question, and emphasis on the sampling frame. कौन सा आंसर करेक्ट होगा? Are to be considered while deciding the sample size. सैम्पलिंग फ्रेम को मतलब क्या होता है? जहां से हम सैंपल को ड्रॉ कर रहे होते हैं उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। कौन सा आंसर होगा? Which of the following are the considered while deciding the sample size? जब हम सैंपल साइज डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं? देखिए बी नहीं होगा, यहाँ लिखा है हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, हेट्रोजेनिटी मतलब होता है भिन्नता, तो वो तो जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं। फोकस हमारा जो होता है सैम्पलिंग, जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग यूज करते हैं ताकि वही सैंपल या जो हमारे काम के सैंपल हैं वो हम यूज लेंगे स्टडी के लिए, तो हेट्रोजेनिटी नहीं होती है, होमोजेनिटी बोल सकते हैं। क्योंकि स्टडी आप किसी एक एस्पेक्ट पर करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जितने सैंपल होंगे वो एक ही जैसे होंगे, उसी प्रकार का। जैसे फॉर एग्जांपल आप फार्मर पे स्टडी कर रहे हैं तो फार्मर ही होंगे सभी के सभी सैंपल में। ओके, तो होमोजेनिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन में। ओके, सी तो नहीं होगा, बाकी के
देखिए सैम्पलिंग फ्रेम कहाँ हम लोग कब उसको बनाते हैं या बोल सकते हैं उसको कब डिसाइड करते हैं, मैथोलॉजी में जब हम जो रिसर्च डिजाइन करते हैं तब इसको देखते हैं। तो सर अगर मेल फीमेल है तो हेट्रोजेनिटी नहीं है ना, वो तो क्लासिफिकेशन है। मेल अलग फीमेल अलग, वो क्लासिफिकेशन होता है। हिमानी मिश्रा, ओके, क्योंकि हम उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग स्टडी के लिए पर्पज से, ताकि उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो पहला सही है सैचुरेशन। ओके, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सैंपल हम कितने लेने वाले हैं, कि जितनी हमको जरूरत है हमारे फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो सैचुरेशन होता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं। तो पहला हो जाएगा, दूसरा होगा नहीं। तीसरा स्कोप, आपको स्कोप पहले ही हम देख लेते हैं, बाकी रिसर्च क्वेश्चन पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या रिसर्च क्वेश्चन है, क्या हाइपोथेसिस है। देन हम लोग जो है मैथोलॉजी डेवलप करते हैं या रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। तो आपका सी भी आ जाएगा, और ये तो ऑप्शन होगा ही डी वाला, सैम्पलिंग फ्रेम, जहाँ से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो ए सी डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, फोर्थ विल बी राइट आंसर। इसमें किसी को डाउट है? देखिए रिसर्च करने से पहले हम लोग पहले प्रॉब्लम खोज लेते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं अगर रिक्वायर्ड होती है। देन जो है मेथोलॉजी डेवलप करते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं कि कैसे हम रिसर्च करने वाले हैं, कैसा डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन से टूल टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग यूज करेंगे। ये सभी की सभी चीज़ें हम लोग रिसर्च डिजाइन में करते हैं, मेथोलॉजी डेवलप करते हैं। ओके, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 92? ओके, अनिल कुमार साहू आपका माइक ऑन है, आप कुछ बोल रहे हैं या फिर इसको म्यूट कर दें? अभी अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। ओके, सो प्लीज मेंशन। नहीं हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से। ओके, अभी हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 93, द प्रोसेस वेयर वाई रिसर्चर प्रोवाइड द, एक मिनट, द पीपल ऑन whom he she has conducted research with an account of his findings इस टर्म है, आपको बताना है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पर रिसर्चर जो है लोगों से डेटा कलेक्ट करता है या स्टडी कंडक्ट करता है। रिसर्च सेंसरशिप, रिसर्च एनालिसिस, रेस्पोंडेंट वैलिडेशन, रिसर्च वेरिफिकेशन। मतलब जो मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी है, कोई भी स्टडी है, तो उसको दोबारा हम वो जो डेटा होता है, जो फाइंडिंग्स होती है, वो उसको हम बताते हैं उसको। ओके, ओके, जैसे आप कभी स्टडी करने जाएंगे फील्ड वर्क में, स्टडी करने के बाद जो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको बताते हैं कि बेसिकली हमने इस प्रकार का डेटा कलेक्ट किया है आपसे, इस प्रकार की स्टडी है, ओके, इसका ये रिजल्ट है। तो उसके कई बेनिफिट होते हैं। ओके, अगर हम रेस्पोंडेंट को बता देते हैं सब कुछ, तो उससे हम वैलिडेट कर सकते हैं कि जो चीज़ हमने डेटा कलेक्ट किया है वो सही है, वैलिडेशन बोल सकते हैं इससे, वैलिडेशन हो जाता है। और चेक कर सकते हैं हम, क्रेडिबिलिटी जो होती है रिजल्ट की वो बेहतर होती है अगर हम रेस्पोंडेंट से वैलिडेशन कराते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया है, रेस्पोंडेंट वैलिडेशन बोलते हैं। या एक टेक्निक होती है क्रेडिबिलिटी चेक करवाने की, या उसको चेक करने की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है आपके एक्सपेरिमेंट की, आपकी स्टडी की। तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 93? रिसर्च सेंसरशिप, सेंसरशिप अलग होता है। ओके, ये टोटली अलग है, यहाँ से नहीं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जिस पर्सन पे हम स्टडी कर रहे हैं या जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम वापस दोबारा फाइंडिंग्स बताते हैं, दिखाते हैं, तो आपका रेस्पोंडेंट वैलिडेशन कहलाता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, सेंसरशिप का मतलब होता है काट देना। मतलब आप जो स्टडी कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है, अगर मान लीजिए कुछ एथिकल कंसर्न है उसको लेकर के, तो वो चीज़ें हटा दी जाती हैं। ओके, रिसर्च से आपके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94, a distortion in a representatives of sample arise when some member of the population stand little or no chance of being selected for the inclusion in the sample is sampling error type 1, error of non-response, sampling biasness, sampling error type 2।
ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखा है सम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टैंड ए लिटिल और नो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। बस यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या पूछ रहे हो। कुछ मेंबर है जो पॉपुलेशन के हैं वो शायद सिलेक्ट नहीं होंगे, दे हैव वेरी लिटिल चांस एंड देयर नो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द इंक्लूजन ऑफ सैम्पलिंग। ओके, तो उससे क्या होगा, बायसनेस आएगी आपके रिजल्ट में। जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं बायसनेस होगा, उसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, एक्यूरेसी कम होगी। सो सैम्पलिंग बायसनेस का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ सैंपल जो होते हैं वो सिस्टमेटिकली सिलेक्ट किए जाते हैं, या बोल सकते हैं पॉपुलेशन से अदर देन अदर सैंपल, तो उसको हम सैम्पलिंग बायसनेस बोलते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एरर वन, टाइप वन, टाइप टू? नॉट गेटिंग इक्वल चांस, हाँ बिल्कुल। पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल जो है सिस्टमेटिकली सिलेक्ट किए जाते हैं, तो उससे बायसनेस आ ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 सैंपल है, उसमें से जानबूझ करके ये 10 सैंपल सेलेक्ट कर लिए कि ये सैंपल है, यहाँ से हमको रिजल्ट मिल सकता है। और हो सकता है कि ये 10 सैंपल पूरे की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करते हो, राइट? तो फिर बायसनेस आ जाएगी ना, आपका रिजल्ट अफेक्ट होगा। इसी वजह से रैंडम सेलेक्ट करते हैं ताकि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें जो सैंपल हम ले रहे हैं। ओके, क्योंकि आप स्टडी करेंगे इन 10 पर और फिर जनरलाइज करेंगे कि जो इसका रिजल्ट आया है वो सभी पे अप्लाई होगा 100 सैंपल पर। ओके, तो अगर ये 10 सैंपल इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पॉपुलेशन को, तो रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। ओके, सैम्पलिंग एरर टाइप वन का मतलब क्या होता है, टाइप टू का मतलब क्या होता है, बताइए। टाइप वन रॉन्गली रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड थ्रू इट इज ट्रू। ओके, बताइए। आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है when it's not is true when rejected, हाँ, is rejected when it is true। टाइप टू एरर का मतलब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस is not rejected when null hypothesis false। H1 is wrong when accepted, type 1 error। okay, टाइप सेकंड एरर। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आई थिंक हम लोग रिवाइज किए थे। देखिए, टाइप 1 एरर का मतलब होता है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस जो बनाते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, थ्रू इट इज ए ट्रू, जब सही होती है फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब सिंपल यही है कि हम उसके रिगार्डिंग जो है डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है नल हाइपोथेसिस कभी कभी। तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इज एग्जांपल ऑफ व्हिच लेवल ऑफ मेजरमेंट? किस प्रकार का मेजरमेंट कहलाएगा, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल? 95, मीन का सिंपल मतलब होता है अरिथमेटिक एवरेज निकालना, मीन निकालना। ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो और इंटरवल। रेशियो, रेशियो क्यों होगा कि इसके अंदर ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होता है, राइट? we can also count the interval, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जीरो एजुकेशन है, नंबर वैल्यू जो है आपकी रेशियो के अंदर है, सी आपका करेक्ट होगा। नॉमिनल नहीं होगा, वॉइस नॉट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96, a systematic review that include only quantitative study and which seeks to summarize these study quantitatively is meta-analysis, meta-synthesis, meta-ethnography और meta-narrative।
जहाँ पर सेवरल स्टडी को जो है हम एक सिंगल एस्टिमेट सिंगल स्टडी में कन्वर्ट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, समराइज करते हैं, उसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस। ओके, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहाँ पर हम बहुत सारी जो स्टडी होती है उसको समराइज करते हैं, सिंगल एस्टिमेशन देते हैं या सिंगल स्टडी में, दैट इज कॉल्ड एज डेटा ऑफ डेटा। हाँ बिल्कुल, उसको मेटा एनालिसिस बोला जाता है। जैसे पुरानी पहले स्टडी हो चुकी है तो उसको लेकर के स्टडी किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 96। Question number 97. Which of the following entail a deductive approach to the relationship between theory and research in which the assent is placed on the testing of theory? बताइए। जी तो following entail a deductive approach। यहाँ पर बात की जा रही है deductive approach की to the relationship between theory and research in which assent is placed in the testing of theory। यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है तो कौन सा आंसर होगा? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। देखिए जनरली जो इंडक्टिव अप्रोच होती है हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव में, और डिडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं कॉमनली हम क्वांटिटेटिव में। ओके, क्वांटिटेटिव आपको करेक्ट हो जाएगा। जो डिडक्टिव अप्रोच होती है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, और एग्जिस्टिंग जो थ्योरी होती है उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। डिडक्टिव आपका क्वांटिटेटिव होता है। बिल्कुल, इसमें किसी को डाउट? डिडक्टिव आपका क्वांटिटेटिव होता है और इंडक्टिव क्वालिटेटिव। डिडक्टिव में हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। इंडक्टिव में क्या करते हैं? थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो पहला वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। पेपर में हम लोग पढ़ते हैं ना, उसे ऐसे करके उसको यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 98। वो बात एक ही मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली। संस्कृताइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, काउंटर सोशलाइजेशन, अकल्ट्रेशन और एंटीसिपेशन। एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? मतलब एंटीसिपेट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरे रोल में अपने आप अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को बदलना, चेंज करना, ओके, और अपना दूसरा रोल को एक्सेप्ट करना, उसमें शिफ्ट हो जाना, उसको बोलते हैं हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? ओके ओके, संस्कृताइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एंटीसिपेटरी। क्यों है? देखिए संस्कृताइजेशन मतलब क्या होता है, और द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन, जहां पर या तो कोई कास्ट ग्रुप है, ओके, लोअर कास्ट का कोई पर्सन है, या पूरा पूरा कम्युनिटी है, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, वो कोशिश करते हैं, वो अपने आप को मोबिलाइज कराते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस जिसके माध्यम से जो है, जो अपर कास्ट होती है, ओके, उनके जो तौर तरीके होते हैं, लाइफ स्टाइल होती है, राइट, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, स्पेशली ट्राइबल की बात करें या फिर लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, वो दूसरे जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, वहाँ उनके लिए जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उसको अडॉप्ट करते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो अपना जो जो स्टार्टअप होता है उसको हायर करने की, अपनी कोई समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपने स्टार्टअप को हायर करने के लिए दूसरे हायर कास्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं या उसको अपना लेते हैं, उसको बोला जाता है संस्कृताइजेशन।
सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस। और एंटीसिपेटरी का मतलब यही हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड को, अपनी बिहेवियर को बदल करके, ओके, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके दूसरे को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, दूसरे रोल को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ओनली सर, समझ में आ रहा है क्या इसको? ओके, एंटीसिपेटरी मतलब एंटीसिपेशन करना। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? अपनाना, है ना? नए रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, जैसे कि जो हायर कास्ट है उसके जो रिचुअल्स हैं, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो तौर तरीका है, राइट, उसको अपनाना, उनकी तरह बनने की कोशिश करना, अपनी जो क्लास है उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, हायर स्ट्राटा में जाना, उसको बोलते हैं सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, गैस इज एंटीसिपेटरी। हाँ ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन द चिल्ड्रन लीव होम फॉर हायर स्टडी टू मैरी और परस्यू द करियर, देन पेरेंट्स मस्ट फेस कुछ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। किस प्रकार का एडजस्टमेंट फेस करते हैं जब उनके बच्चे जो है घर छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए, शादी के बाद, या फिर करियर को बनाने के लिए, उसको बोला जाता है उसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट। मतलब घर खाली हो जाना, मतलब बच्चे जब चले जाते हैं तो पेरेंट्स अकेले रहते हैं घर पर, तो दैट इज काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट। क्लियर है? 99, क्वेश्चन नंबर 100, the state which occur at the dividing line between childhood and adolescence and also represent the time when the criteria of sexual maturity appear। तो जहाँ पर सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप होती है, दिखती है, अपीयर होती है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्री प्यूबेसेंट स्टेज, प्यूबेसेंट स्टेज, या प्यूबर्टी स्टेज, या पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज। 100 का आंसर बताइए। कौन सा होगा? Which option will be right? प्री का मतलब होता है कि जब 10 से लेकर 12-13 साल तक आपका प्री प्यूबर्टी स्टेज, और प्यूबर्टी स्टेज का आपका ये राइट आंसर होगा, जहां पर फिजिकल ग्रोथ होती है, राइट, बॉडी के, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, हैंड, सब कुछ जो है उसमें ग्रो होता है बॉडी में, राइट, एक फास्टर ग्रो दिखता है इस टाइम को, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। जहां पर धीरे धीरे जो है, एक बोल सकते हैं अडल्ट होना स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द अडल्ट। हेयर ग्रो, बिल्कुल करेक्ट है ना? तो आपका बी वाला राइट आंसर होगा। प्यूबर्टी स्टेज नहीं होगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्यूबर्सेंट स्टेज की, जहाँ पर फिजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2, इसमें किसी को डाउट? ओके, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस हो चुके हैं, और अभी हम दूसरा पेपर जो है इसके 2018 का पेपर सॉल्व करते हैं।